तो आज के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है और ये एपिसोड बैश एट द बर्लिन के पहले का आखिरी एपिसोड था। डब्ल्यू ने ये एपिसोड में बैश एट द बर्लिन को हाइप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत ही हमें जजमेंट डे से देखने के लिए मिली। जजमेंट डे ने रिंग में आते ही सबसे पहले ये कहा कि डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली दोनों ही बुरे हैं। उन्होंने जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स को दबा के रखने की कोशिश की और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने माइक लिया, कहा कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए खुद को ऐलान करता हूँ, यानी उस टूर्नामेंट में खुद को ऐलान करता हूँ। और रिया रिप्ली जो नहीं कर पाई वो मुझे लिव मॉर्गन ने करने में मदद की। मैंने अपने बाप को हराया, तभी वहाँ पे हमें रे मिस्टीरियो की एंट्री देखने की मिलती है और फिर डोमिनिक मिस्टीरियो उनकी भी बेइज्जती करने लग जाते हैं। लेकिन डेमियन प्रीस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ सुनते नहीं है रे मिस्टीरियो। वो कहते हैं जब तक तू भाई नहीं बेटा इसके साथ था, किसके साथ था, तो रिया रिप्ली के साथ था, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब तो लिव मॉर्गन के साथ है तो और भी ख़राब हो चुका है और अब मैं तुझे पटक पटक के मारूंगा, मैं तुझे यहाँ पे तमीज़ सिखाऊंगा। और वो कहते हैं कि ठीक है डोमिनिक, ले मुझके मेरे ऊपर अटैक कर। लेकिन डोमिनिक वैसा नहीं करते, लेकिन जेडी मैकडॉन अटैक कर देते हैं और फिर हमें ब्रॉल देखने के लिए मिलती है LWO वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। और फिर हमें 8 मैन टैग टीम मैच भी देखने के लिए मिलता है, जजमेंट डे वर्सेस LWO। मैच ठीक ठाक था। मैच में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस थी लिव मॉर्गन की तरफ से। क्योंकि लिव मॉर्गन जजमेंट डे की तरफ से और लिव मॉर्गन एक हिल सुपरस्टार है, तो वो इंटरफेयर करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जिस तरह के रेसलिंग मूव दिखाए गए, बाप रे बाप, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। डोमिनिक मिस्टीरियो ने खास करके मुझे इम्प्रेस किया। जिस तरह वो दिन ब दिन अपने रेसलिंग के लिए प्रगति करे जा रहे, वो देख के मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर मैच के एंडिंग की सीधा बात करें तो रे मिस्टीरियो लगाते 619 डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर और फिर वो करने जाते हैं फिनिश। क्या करने जाते हैं? फिनिश, और अपना टॉप रोप से स्प्लैश लगाने जाते हैं। लेकिन तभी लिव मॉर्गन आके बचा लेते डोमिनिक मिस्टीरियो को और डोमिनिक मिस्टीरियो अपना फ्लैश लगा के जीत जाते हैं और यहाँ पे जजमेंट डे की जीत होती है। और फिर मैच खत्म होने के बाद रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट आके अटैक कर देते डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। फिर हमें देखने के लिए मिलता है टैग टीम मैच। इसके बीच में तो कायरी सेन और इयो स्काई ने डैमेज कंट्रोल वर्सेस जोई स्टार्क और शेना बेजलर के बीच में। मैच में ज़्यादा कुछ था नहीं, मैच ठीक ठाक था ये कह सकते हैं। क्योंकि WWE को शायद इन्होंने सुपरस्टार को फीचर करना था, इसकी वजह से ये मैच डाला गया, ऐसा भी हम कह सकते। शेना बेजलर मुझे हर बार की तरह अच्छी लगी, लेकिन मैच के बीच में हमें जेलिना वेगा का अटैक देखने को मिलता है सोनिया डेविल के ऊपर। वो आके अपना बदला लेते हैं क्योंकि सोनिया डेविल ने उन्हें इंजर्ड किया था, इसकी वजह से वो बाहर थी और इस वजह से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और डैमेज कंट्रोल अपना फिनिशर लगा के ये मैच में जीत जाते हैं। फिर उसके बाद हमें शो पे देखने के लिए मिला ड्रू मैकेंटायर का सेगमेंट। ड्रू मैकेंटायर रिंग में आते हैं, वो कहते हैं कि जब से मैंने CM पंक को समरस्लैम में हराया तब से वो मेरे पीछे है, मुझे मेरे ऊपर पीठ पे वार किए जा रहा है और शायद जब तुम उसका नाम लोगे तब तक मैं उसकी बुरी हालत करूँगा। ये वो फैंस को टॉन्ट मारते हैं और तभी हमें CM पंक का म्यूजिक प्ले होते दिखता है और फिर से CM पंक आके ड्रू मैकेंटायर के ऊपर जो स्ट्रैप्ड होता है उससे पीछे से ही अटैक करते हैं। लेकिन ड्रू मैकेंटायर फाइट बैक करते, वो ले जाते हैं CM पंक को बाहर और फिर पटाखे मारते स्टील स्टेप के ऊपर, फिर अनाउंसर टेबल के ऊपर। फिर ड्रू मैकेंटायर जब वापस अटैक करने जाते तभी फाइट बैक करते CM पंक और वो उन्हें स्ट्रैप से मारते हैं। और फिर आती है सिक्योरिटी के ऊपर भी CM पंक अटैक करते हैं। इसका फ़ायदा उठा के ड्रू मैकेंटायर तब तक वहाँ से निकल लेते हैं और बच के भाग जाते हैं और हमें CM पंक का स्टैंड टॉल देखने के लिए मिलता है। फिर हमें शो पे नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। ऐसे पूरे 4 मैच होंगे हर 3 सुपरस्टार के बीच में। ये मैच में थे जे ऊसो, कोफी किंगस्टन और कैरियन क्रॉस के बीच में। मैच शुरू होते ही कोफी किंगस्टन कैरियन क्रॉस के ऊपर अटैक कर देते और उनकी मदद भी करते जे ऊसो। लेकिन एक बार जब कैरियन क्रॉस रिंग के बाहर जाते उसके बाद जे ऊसो और कोफी किंगस्टन अपना मैच कंटिन्यू रखते हैं। मैच अच्छा था, रेसलिंग वाइज भी मैच ठीक था। लेकिन अगर हम सीधे मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो कैरियन क्रॉस कोफी किंगस्टन के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते। तभी पड़ता है स्पीयर जे ऊसो की तरफ से कैरियन क्रॉस के ऊपर और वो जाते हैं टॉप रोप पे और लगाते हैं अपना ऊसो स्प्लैश और ये मैच में वो कैरियन क्रॉस को पिन करके मैच जीत जाते हैं और हमें स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई देते। उसके बाद आता है रेंडी ऑर्टन का सेगमेंट। रेंडी ऑर्टन रिंग में आके कहते हैं, वहाँ के फैंस को प्रेज करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतने सालों से मेरा गाना गाते हो, वो मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं वो सुपरस्टार हूँ जिसने सबसे कम उम्र में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी और अब मैं वैसा वापस करके 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ। क्योंकि गुंतर ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर दिया, उसने मेरी फैमिली को बीच में नहीं लाना था और अब बैश एट द बर्लिन में गुंतर को पता चलेगा
कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर के डीमंस को पहले ही हरा चुका हूँ। पहले मैं भी गुंतर के जैसा था, लेकिन काफ़ी सुपरस्टार ने मुझे मार मार के वो सुधार दिया है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है एक हैवी वेट क्लासिक। कौन होता है इसमें, तो एक तरफ होते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और एक तरफ होते हैं ब्रॉन्सन रीड। बाप रे बाप, क्या दोनों ही सुपरस्टार ने परफॉर्म किया। क्या सुसाइड डायलॉग है ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर ब्रॉन्सन रीड ने। वैसे ब्रॉन स्ट्रोमन की पावर तो है ही, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार लड़ते लड़ते बैक स्टेज चले जाते हैं, बैक स्टेज के पूरे एरिना से बाहर चले जाते हैं। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉन्सन रीड को एक चोक स्लैम लगाते हैं कार के ऊपर, लेकिन वो काउंटर करते हुए उठा लेते हैं स्टील पाइप, और स्टील पाइप से ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर अटैक करते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन को रख देते हैं सुनामी के पोजीशन में, और कंपाउंड वॉल के ऊपर चढ़ के कार के ऊपर सुनामी लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। और फिर वहाँ पे एडम पीयर्स आ जाते हैं और एडम पीयर्स इन दोनों सुपरस्टार को अलग कर दें। ब्रॉन स्ट्रोमन को हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ में लेके जाते हुए दिखाया जाता है। क्या ज़बरदस्त फ्यूड होगी अब इन दोनों सुपरस्टार की, आगे ये देखने लायक बात होगी। फिर हमें शो पे आगे देखने के लिए मिलता है वापस से एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने का मैच, यानी पोर्टल 4 में जाके नंबर 1 कंटेंडर बनने का मैच। ये मैच में थे एक तरफ मिज, जेवियर वुड्स और पीट डन, तीनों के तीनों सुपरस्टार ने मैच की शुरुआत थी ब्रॉल से की, और ये ब्रॉल देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि WWE ऐसे ब्रॉल दिखा देने हैं। जिस तरह मिज ये किक लगाते, जिस तरह से पीट डन सुपरस्टार है, जिस तरह के वो रेसलिंग मूव परफॉर्म करते, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात थी। हमें देखने के लिए मिलता है मिस का स्कल क्रशिंग फिनाले, उसके ऊपर भी ये हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ब्रेक हो जाता है। फिर जो जेवियर वुड्स अपना टॉप रोप से एल्बो लगाते हैं उसके ऊपर भी, और फिर एक बार जब जेवियर वुड्स अपना फिनिशिंग मूव लगा देते हैं तो पीट डन इसका फ़ायदा उठाते मिस के ऊपर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अपना फिनिशर बिटर एंड, और ये मैच जीत जाते हैं। फिर आता है शो का मेन इवेंट, चैड गेबल वर्सेस अंकल हाउंडी का मैच। जिस तरह से चैड गेबल ये मैच में मूव कर रहे थे, ये साफ साफ उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा था कि वो अंकल हाउंडी जैसे एक सुपर नेशनल सुपरस्टार से नहीं डरते। और शायद WWE ने अंकल हाउंडी को उस तरह बुक भी नहीं किया, क्योंकि चैड गेबल ने काफ़ी अच्छी फाइट दी, काफ़ी वक्त तक डोमिनेट करते हुए हमें दिखाई दे वो अंकल हाउंडी को। मुझे ऐसा लगा कि अंकल हाउंडी को शायद एक स्क्वॉश मैच देना ज़रूरी था, कि वो आते बराबर ही चैड गेबल को ख़त्म कर दे, जिस तरह के स्क्वॉचेस मैचेज ब्रे वाइट लड़ते थे, कि अपने सुपरस्टार को, अपने अपोनेंट सुपरस्टार को आते बराबर पटाखे मारते थे और ये मैच में जीत जाते थे। वैसा अंकल हाउंडी के साथ नहीं किया गया, लेकिन चैड गेबल ने भी मैच में काफ़ी अच्छी रेसलिंग की। लेकिन जब अंकल हाउंडी ने रिटर्न किया, उनके फैंस की तरफ से काफ़ी अच्छा ये था, सपोर्ट था। लेकिन मैच के बीच में हमें देखने के लिए मिलता है एंकल लॉक, आईवी नाइल की वजह से, डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से। फिर अंकल हाउंडी इसके ऊपर काउंटर करते हैं और वो चैड गेबल गलती से गिर जाते हैं रेफरी के ऊपर। इसका फ़ायदा उठाते क्रीड ब्रदर, वो आते हैं अंकल हाउंडी को रिंग के बाहर खींचते और पटक के मारना चालू करते उन्हें बैरिकेड पे। तभी बाकी वाइट सिक्स के मेंबर आते, क्रीड ब्रदर्स को मारते हुए बैक स्टेज लेके जाते हैं वाइट सिक्स के मेंबर, और हमें इनका ऑडियंस के बीच में भी हल्का फुल्का ब्रॉल दिखाया जाता है। आईवी नाइल भी एरिक रोवन के ऊपर स्लीपर लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है एरिक रोवन को। वो मारते मारते ब्रूडस क्ले को बैक स्टेज लेके जाते हैं और हमें दिखाई देता है जो केजी, और उसके बाद अचानक कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें दिखाई देता है अंकल हाउंडी, वो लगाते हैं अपना फिनिशिंग मूव सिस्टर रिविगल, और ये मैच में जीत जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि अंकल हाउंडी को स्क्वॉश मैच देना चाहिए था, वो काफ़ी आसानी से चैड गेबल को हरा सकते थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो यहीं तक था, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए।